नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड के अंदर जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है कवि भूषण, इसे हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर कवि भूषण का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय जो है उसे बड़े ही विस्तार से और अच्छे ढंग से सीखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखा है तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को वो वीडियो देख करके परिचय पूरे ढंग से याद हो जाए। आज इस वीडियो के अंदर हम कवि भूषण के जो कवित हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि कवि भूषण के इस पाठ के अंदर 5 कवित हैं और 5 कवित के अंदर जो महाराज शिवाजी हैं उनके शौर्य और उनके पराक्रम का वर्णन किया गया है। तो जैसे पहला जो इसका पद है यानी जो कवित है उसके बारे में सुनिए। इसमें जो कवि भूषण है, महाराज शिवाजी की जो विशाल सेना है उसका बहुत चमत्कारपूर्ण ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। और शिवाजी जब जो विजय की यात्रा है, युद्ध करने के लिए जाते हैं तो किस तरह से अपनी सेना को सजाते हैं। तो वीर रस के कवित ये पहला कवित है इनका और इसमें टोटल 5 कविताएं बताई चुके हैं। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गर्द में सूर्य जो है वो तारे जैसा लगने लगता है। समुद्र थाली में रखे पारे की तरह, पारा मतलब मरकरी, पारे की तरह प्रतीत होता है। ये पहले पद का यहाँ पर अनुवाद हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ और ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। साजी चतुरंग सेन, साजी चतुरंग सेन, अंग में उमंगधारी। अब देखिए, इसका मतलब है कि साजी मतलब सजाकर, चतुरंगनी सेन मतलब चतुरंगनी सेना। अब ये चतुरंगनी सेना क्या होती है कि सेना के जो 4 प्रकार होते हैं जिसमें पैदल सवार, घुड़सवार, हाथी पे सवार और रथ पे सवार, ऐसे चतुरंगनी सेना बोलते हैं। जिसके चतुरंग, रंग मतलब प्रकार, जिसके 4 प्रकार हो ऐसी सेना, इसे संस्कृत के अंदर अपन अक्षौहिणी भी बोलते हैं। और ये चतुरंगनी सेना भगवान कृष्ण जी के पास भी रही है और कहते हैं कि लाखों की संख्या में इसमें सैनिक होते हैं। तो चतुरंगनी सेना को सजाकर और अपने अंग मतलब शरीर, अपने शरीर में उमंगधारी, अपने शरीर में उमंग धारण करके, उत्साह धारण करके जब सरजा शिवाजी, सरजा जो है इसकी उपाधि है, सरजा शिवाजी, ऐसा अपन बोलेंगे, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, जंग जीतन चलत है और जंग यानी युद्ध जीतने के लिए जाते हैं। ये जो पद है इसमें कवि भूषण जी ये बताते हैं कि महाराज शिवाजी की सेना कितनी विशाल थी और जब वे युद्ध जीतने के लिए, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अपनी चतुरंगनी सेना सजा करके और अपने शरीर में अत्यधिक उत्साह को धारण करके और जब वो चलते थे, जब वो जाते थे तो देखिए क्या क्या होता है, सुनिए। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, भूषण भनत, भूषण का मतलब तो कवि भूषण नाम आ गया और भनत का मतलब है कहना। कवि भूषण जी कहते हैं नाद बिहद, नाद मतलब आवाज, बिहद मतलब बेहद, नगारन के यानी नगाड़ों की आवाज़ आती है, नगारन के यानी नगाड़ों की आवाज़ आती है। तो आपने कई बार टीवी सीरियल में देखा होगा कि जब युद्ध के लिए सेना प्रस्थान कर रही होती है तो ढम 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 आवाज़ आती है, गोर शंखनाग होता है, इस तरह होता है नहीं होता। मतलब जब महाराज शिवाजी अपनी विशाल सेना को सजा करके, अपनी चतुरंगनी सेना को सजा करके और अपने शरीर में अत्यधिक उत्साह को धारण करके और जब वो युद्ध जीतने के लिए जाते हैं तो कवि भूषण जी कहते हैं कि हर तरफ नगाड़ों की बेहद भीषण आवाज़ सुनाई देती है। नगाड़ों की एक भीषण
ध्वनि, गूंज चारों दिशाओं में सुनाई देती है। इस तरह से यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ये अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ पर बातों को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। तो कवि जो भूषण जी हैं उन्होंने भी महाराज शिवाजी की जो विशाल सेना है उसका वर्णन कर रहे हैं और अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से उसका वर्णन कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिए। नदी नद, नदी नद, नदी और नाले, नदी नद, मद। अब ये मद क्या है, आपको मद को मद के रूप में याद करना पड़ेगा। मद एक पदार्थ होता है, हाथियों के माथे से निकलता है, एक तरल पदार्थ होता है मद पदार्थ। तो आप इसको मद को मद ही बोलेंगे। मद पदार्थ गैबरन के, गैबरन मतलब हाथियों के, रलत है यानी रिश्ता है, रलत मतलब रिस रहा है, गैबरन मतलब हाथी, गैबरन का मतलब क्या होता है, हाथी। आप नोट भी करना चाहें तो करते हुए चले साथ साथ कि जब हाथी चलते हैं तो हाथी के माथे से इतना मद पदार्थ निकलता है कि नदी नाले बहने लगते हैं। अब सुनिए भाई, कितनी भी विशाल सेना क्यों ना हो, लेकिन हाथियों से जो पसीना निकल रहा है, उनका मद पदार्थ निकल रहा है, वो कितना भी निकले लेकिन इतना तो नहीं हो सकता कि नदी नाले बहने लग जाएं। तो कुल मिलाकर के कवि भूषण जी अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से अपने काव्य नायक महाराज शिवाजी के पराक्रम, उसकी विशाल सेना का बड़े ही सुंदर ढंग से वो वर्णन कर रहे हैं। तो इसका आनंद लीजिए आप लोग भी। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, नदी नद मद गैबरन के रलत है एल फैल, एल फैल। अभी मैं आप लोगों को एक साथ पढ़ करके बताऊंगा, मजे आएंगे आप लोगों को। देखिए एल फैल, एल फैल का मतलब है फैल फैल कर चलना। एल फैल, खैल बैल खलक में, खलक का मतलब होता है संसार, खैल बैल मतलब विस्तार से, खैल बैल मतलब खलबली, खलक मतलब संसार के में, गैल गैल, गैल गैल मतलब गली गली में, संसार की गली गली में खलबली मच जाती है। जब महाराज शिवाजी की विशाल सेना फैल फैल करके चलती है तो संसार की गली गली में खलबली मच जाती है। ठीक है ना। एल फैल यानी फैल फैल कर, खैल फैल मतलब खलबली, खलक मतलब संसार, गैल गैल मतलब गली गली में खलबली मच जाती है। गजन की ठेल पैल, गजन की ठेल पैल। और जब हाथी एक दूसरे को धक्का देते हुए चलते हैं तो सैल यानी कि पर्वत, उसलत, बड़े बड़े पर्वत भी उखड़ जाते हैं, उसलत है। तारा सो तरनी, तारा सो मतलब समान, तारों के समान, तरनी, तरनी मतलब सूर्य। धूरी धारा, धूल से जब धरती में लगत जिमी, में लगत जिमी, मतलब जब सेना चल रही है तो सेना के चलने से धरती के ऊपर इतना अधिक धूल उड़ता है, इतनी अधिक मिट्टी उड़ती है कि उस धूल के गुब्बार में वो जो सूर्य है वो तारे जैसा दिखने लगता है, सूर्य जो है तारे जैसे दिखने लगता है। और थारा पर पारा, अब देखो थारा मतलब थाली पर रखा पारा। भाई थाली के ऊपर जब मरकरी रखते हैं तो आप जानते हो जैसे थर्मामीटर, पैरामीटर आता है, जैसे अपन वायरल यानी बुखार वगैरह की जांच करते हैं। साइंस के विद्यार्थी भी हो आप, कई यहाँ पर जुड़े हुए हो मेरे साथ, तो आप जान रहे होंगे पारा मतलब मरकरी। जब उस मरकरी को अपन रखते हैं थाली के ऊपर तो वो जैसे हिलेगी वैसे ही उधर की साइड जाएगा वो, इस तरीके से। तो थारा पर पारा, पारावर, पारावर का मतलब होता है समुद्र, पारावार यों हलत है, समुद्र ऐसे हिल रहा है जैसे
थाली पे रखा पारा हिल रहा होता है, इस तरह समुद्र हिल रहा है। कब? जब विशाल सेना चलती है तो सेना के चलने से जो कंपन होता है, उस कंपन से समुद्र ऐसे हिलता है जैसे थाली पर रखा पारा हिल रहा हो। क्या गजब बात लिखी रहा है। अब सुनिए ध्यान से, कवि भूषण जी ने यहाँ इस कवित्त के माध्यम से, अपन बात करें कि भाई इसके अंदर आखिर उन्होंने वर्णन किस बात का किया है, तो आप ये पॉइंट में यहाँ पर नोट कर देता हूँ इसको। एक तो यहाँ विशाल सेना का वर्णन किया है, शिवाजी की विशाल सेना का वर्णन किया है। ठीक है, शिवाजी की विशाल सेना का वर्णन किया है और अतिशोक्ति अलंकार में किया है। वर्णन किया है। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं जो हम याद वो व्याख्या करेंगे तब भी चीजें समझेंगे। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नात बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पैल सैल उसलत हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावर यूं हलत है। यानी कवि भूषण जी प्रस्तुत कवित्त के माध्यम से कवि जो महाराज शिवाजी हैं उनकी विशाल सेना का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जब महाराज शिवाजी, सरजा शिवाजी युद्ध जीतने के लिए जाते हैं तो अपनी चतुरंगनी सेना सजाकर और अपने शरीर में अत्यधिक उत्साह को धारण करके जब वो युद्ध जीतने के लिए जाते हैं तो कवि भूषण कहते हैं कि सभी दिशाओं में नाद बेहद नगारन के, नगाड़ों की बेहद तीखी आवाज़, तेज ध्वनि सुनाई देने लगती है, नगाड़ों की तीखी आवाज़ सुनाई देने लगती है और हाथियों के माथे से निकलने वाले मद पदार्थ से वो इतनी अधिक मात्रा में बहता है कि उससे नदी नाले भी बहने लग जाते हैं। और जब विशाल सेना फैल फैल करके चलती है तो संसार की गली गली में खलबली मच जाती है और हाथी जब एक दूसरे को टकरा करके चलते, ठेल फेलते हुए चलते हैं हाथी, तो बड़े बड़े पर्वत भी क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े पर्वत भी उछल जाते हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, और विशाल सेना जब चलती है तो इतनी सारी मिट्टी धूल आसमान में उड़ती है कि जो सूर्य है वो भी तारे जैसा छोटा सा दिखाई देने लगता है और समुद्र ऐसे हिलने लगता है जैसे थाली पर रखा हुआ पारा हिल रहा है। इस तरह से यहाँ ये सभी बातें आप ध्यान रखेंगे। पारावर मतलब समुद्र होता है, पारा पारा ही है, थारा का मतलब थाली है। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो यहाँ मैं प्रसंग लिख देता हूँ। आपको मालूम है ऊपर ही ऊपर क्या लिखा जाता है, कठिन शब्द लिखे जाते हैं, लेकिन कठिन शब्द के बाद में क्या लिखा जाता है, प्रसंग लिखा जाता है। तो मैं यहाँ प्रसंग नोट करवा देता हूँ आप लोगों को कि प्रस्तुत कवित्त हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन, हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन के पाठ वीर रस के कवित्त शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। यह कवित्त कवि भूषण द्वारा
रचित है। तो ये बात तो संदर्भ वाली होगी कि भाई कहाँ से क्या चीज़ लिख रहे हैं। अब इसी के अंदर अपन प्रसंग भी ऐड कर रहे हैं तो अपन लिख देंगे इस कवित में कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी की विजय यात्रा तथा विशाल सेना का वर्णन अतिशोक्ति पूर्ण ढंग से किया है। तो ये आपका प्रसंग हो गया। अब आपने व्याख्या करनी है इसके बाद में। तो व्याख्या तो आप कर ही लेंगे कि प्रस्तुत पद में कवि भूषण जी बताते हैं कि जब महाराज शिवाजी अपनी चतुरंगनी सेना सजाकर और अपने शरीर में अत्यधिक उत्साह को धारण करते हुए और वो युद्ध जीतने के लिए जाते हैं तो नगाड़ों की भीषण आवाज़ चारों तरफ सुनाई देती है। हाथियों के माथे से तरल पदार्थ, मद पदार्थ इतना अधिक मात्रा में निकलता है कि नदी नाले बहने लगते हैं। विशाल सेना इतनी फैल कर चलती है कि संसार की गली गली में खलबली मच जाती है। हाथी जब एक दूसरे को टकराते हुए चलते हैं तो उसके कंपन से बड़े बड़े पर्वत उखड़ जाते हैं और सेना के चलने से धरती पर इतनी धूल उड़ती है कि सूर्य भी तारे जैसा दिखने लगता है और समुद्र ऐसे हिलता है जैसे थाली पर रखा हुआ पारा हिल रहा हो। फिर हम बात करेंगे विशेष टिप्पणी की। किसकी बात करेंगे? विशेष टिप्पणी। तो ये जो विशेष टिप्पणी है इसे आप ये लिखेंगे कि इसकी भाषा सरल प्रभा, लेकिन इसमें सरस नहीं लिखेंगे, इसमें ओज लिखेंगे। सरस की जगह क्या लिखेंगे आप लोग? ओज में, क्योंकि ये भाषा जो है ओज से युक्त है, ओज गुण से युक्त है। तो प्रस्तुत कवित की भाषा, प्रस्तुत कवित की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाहमयी है तथा शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है। दूसरा पॉइंट, इस कवित में ओजस्वता, इसको मिटा देंगे, रुको। इस पद में ओजस्विता, सरसता एवं गेयता है तथा तत्सम शब्दावली तथा तत्सम तथा तत्सम तद्भव शब्दावली का सुंदर प्रयोग किया है। फिर आप एक पॉइंट बना देंगे तीसरे नंबर पर
कि इसमें कवि ने छत्रपति शिवाजी की विशाल सेना का चमत्कारी वर्णन किया है। इस तरह से एक लाइन बना देंगे। इस पद में, यहां नोट कर देता हूं तीसरा पॉइंट में, इस पद में, इस कवित्व में कवि ने अपनी आस्था के अनुसार शिवाजी की युद्ध यात्रा का सुंदर वर्णन किया है। अगला पॉइंट बना लेंगे कि इसमें अतिशोक्ति अलंकार है, ओज गुण की प्रधानता है, ओजस्विता का समावेश है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, इस पद के अंदर वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है, और गुण की प्रधानता रही है। इस तरह से आप कई चीज़ें जो हैं यहाँ इसके अंदर नोट कर सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये सब बातें आपको समझ में आ सकें और आप इसे लिख सकें अपनी नोटबुक के अंदर। तो इसके अंदर अलंकारों के नाम भी लिख लेना कि इस कवित्व में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश एवं अतिशोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है या हुए हैं, ऐसे आप लाइन लिख लेंगे। तो इस तरह ये विशेष टिप्पणी के पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। इसके अंदर व्याख्या भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। बिल्कुल सरल हैं तरीके से अगर आप करेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे इसको। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा पद है उसे पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। पहला पद जिसमें कवि भूषण ने महाराज शिवाजी की जो विशाल सेना है उसका वर्णन किया है और अपनी आस्था के अनुसार उसकी युद्ध यात्रा जो है उसका बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। सेकंड पद है इसके अंदर, सबन के ऊपरी ठाडो रहीबे के जोग ताही खरो कियो 6000 के नियरे। नियरे का मतलब होता है नज़दीक, समीप। जानी गैर मिसिल अपना अपमान समझ करके, गुस्सीले गुस्साधारी मन में। अब सबसे पहले तो इसको पढ़ाने से पहले तो आप एक घटना समझिएगा कि महाराज शिवाजी जो हैं उनका सामना जो है औरंगजेब के साथ हुआ था और औरंगजेब एक मुग़ल बादशाह थे जिसमें अकबर, हुमायूं जैसे वंशज उनके ही पूर्वज हैं एक तरह से। तो अकबर के बाद शहजादा सलीम जो है राजगद्दी पर बैठा है। तो औरंगजेब का शासनकाल है और मुग़लों की सत्ता है, लेकिन महाराजा शिवाजी जो हैं उन्होंने कभी भी मुग़लों की दास्ता स्वीकार नहीं करी है और हमेशा एक युद्ध किस रूप में कराए, छापामार युद्ध प्रणाली से हमेशा मुग़लों को सताते रहे वो और उनकी दास्ता को स्वीकार नहीं करी। तो एक दिन औरंगजेब ने अपने दरबार में सभी राजाओं को बुलाया था,
लेकिन वहाँ बुला करके महाराज शिवाजी को उचित मान सम्मान नहीं दिया। उसे 6000 मुद्रा प्राप्त करने वाले जो छोटे सामंत होते हैं उनके साथ में उनकी पंक्ति में खड़ा कर दिया। तो इस बात से महाराज शिवाजी बड़े अपमानित महसूस करा उन्होंने, और वहीं पर वो क्रोध से आग बबूले हो जाते हैं। महाराज शिवाजी के क्रोध को देख करके दरबार में मौजूद जितने भी लोग होते हैं सबके होश उड़ जाते हैं, और जो औरंगजेब है उसका मुंह भी क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। और इस कवित के अंदर कवि भूषण ने उसी घटना का वर्णन किया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो महाराज शिवाजी औरंगजेब के उस दरबार में सबसे ऊपर रहने के योग्य थे, यानी कि सबसे ऊपर आसन पर बैठने के योग्य थे, उसे उस दरबार में जब 6000 मुद्रा प्राप्त करने वाले छोटे सामंतों के साथ में खड़ा कर दिया, तो इस बात से वो बड़े अपमानित महसूस हुआ उनके मन में, और उन्होंने क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। वहाँ किसी को उन्होंने दुआ सलाम नहीं किया, और जो राजा था औरंगजेब उसको भी उसने कोई दुआ सलाम नहीं किए। उस महावीर योद्धा की तरह एक तरफ से क्रोध करने लगे, और उसके क्रोध से लाल मुख को देख करके उस औरंगजेब की सभा में, उस दरबार में सभी लोग जो हैं अचंभित रह गए। सभी लोग ये आश्चर्य करने लगे कि अब क्या होने वाला है, एक भीषण रक्तचाप होने वाला है। सिपाहियों के मुख भी जो हैं पीले पड़ गए, और औरंगजेब का मुख भी क्या हो गया, काला पड़ गया। तो इस तरह यहाँ इस कवित के अंदर कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य और शत्रु पक्ष के भयभीत होने का क्या किया है, वर्णन किया है कि महाराज शिवाजी कितने शौर्यशाली थे कि वह औरंगजेब के दरबार में पहुंचने पर भी वह डरे नहीं और निडर रह करके वहाँ उनसे अपनी बात कहते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, सबन के ऊपर ही ठाडो, ठाडो का मतलब है खड़ा रहना, रहीबे के जोग, रहने योग्य थे। अपनी बुक में निशान लगाते चलिए आप लोग। सबन के ऊपर, सबके ऊपर, रहीबे, रहीबे का मतलब रहने के जोग मतलब योग्य, ताही खरो कियो, उसे खड़ा किया 6000 के नीर, उसे 6000 मुद्रा प्राप्त करने वाले छोटे सामंतों के पास में, नियर मतलब नियर, नज़दीक, समीप, नियर यानी कि समीप में खड़ा कर दिया। जानी गैर मिसिल, और इस बात से महाराज शिवाजी ने अपना अपमान समझा, जाना गैर मिसिल, अपमान समझा। गुस्सीले गुस्सा धारी मन में, और क्रोधी स्वभाव वाले छत्रपति शिवाजी ने अपने मन में अत्यधिक क्रोध धारण कर लिया, गुस्सा धारण कर लिया। कीनो ना सलाम न बचन बोले सियरे, और वहाँ सभा में मौजूद किसी के सामने उसने दुआ सलाम नहीं करा, और किसी से भी सियरे, सियरे शब्द लिख लेना, सियरे मतलब मीठे वचन, मधुर वचन, और किसी से भी उन्होंने मधुर वचन नहीं कहे, मीठे वचन नहीं बोले, मीठे बोल नहीं बोले। और कवि भूषण कहते हैं, महावीर बलकन लाग्यो, और उस समय महाराज शिवाजी एक महापराक्रमी, महावीर, महापराक्रमी, एक वीर योद्धा की तरह बलकने लगे, क्रोध करने लगे। बलकने का मतलब है क्रोध करने लगे। सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे, और महाराज शिवाजी के क्रोध से उस लाल मुख को देख करके सारे दरबार में मौजूद जितने भी लोग थे सबके होश उड़ गए। सारी पातशाही, पातशाही का मतलब है बादशाही, और बादशाही का मतलब हो गया दरबार, यानी कि औरंगजेब के दरबार में जितने भी लोग मौजूद थे उन सब के होश उड़ गए। सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे, तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भये। तमक का मतलब होता है क्रोध, तमक का मतलब होता है क्रोध से लाल मुख शिवाजी को देख करके, निरखी मतलब देख कर, शाह मुख, भय मतलब हो गए, शाह मुख मतलब काला मुख, नौरंग, नौरंग मतलब औरंगजेब, नौरंग का मतलब क्या है, औरंगजेब। और सिपाहा मुख पियरे, और सिपाहियों का मुख कैसा पड़ गया, पीला
पड़ गया। तो देखिए, सारे पातशाही के उड़ाए गए जीरे, क्वेश्चन ऐसा आता है, सारे पातशाही के उड़ाए गए जीरे, इस पंक्ति का मतलब क्या है? तो आपने बताना है कि जब औरंगजेब ने महाराज शिवाजी को अपने दरबार में बुलाकर और उसे उचित मान सम्मान नहीं दिया, तो महाराज शिवाजी ने दरबार में अत्यधिक क्रोध किया और उनका क्रोध से लाल मुख देख करके दरबार में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए, सभी लोग घबरा गए कि अब क्या होने वाला है। तो उड़ाए गए, सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे, ठीक है। और शाहमुख नौरंग मतलब औरंगजेब का मुख क्या हो गया? काला पड़ गया, और सिपाहियों का मुख कैसा पड़ गया? पीला पड़ गया। इस तरह से आप ये सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। वापिस सुन लीजिए ना कि प्रस्तुत पद में कवि भूषण जी ने महाराज शिवाजी के शौर्य पराक्रम और जो शत्रु पक्ष है उसके भयभीत होने का वर्णन किया गया है। इसमें उस घटना का वर्णन किया गया है जब औरंगजेब ने अपने दरबार में शिवाजी को बुलाया था और उसे उचित मान सम्मान नहीं दिया था। तो जिसके मारे जो महाराज शिवाजी है उसने अपना अपमान महसूस करा, और अपमानित होने की वजह से वो अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। और जब वो क्रोधित हो गए तो वो एक महावीर, एक महापराक्रमी योद्धा की तरह उस भरी सभा के अंदर क्रोध करने लगे, और उसके क्रोध से लाल मुख को देख करके उस दरबार में मौजूद जितने भी लोग थे सबके होश उड़ गए, और औरंगजेब का मुख भी काला पड़ गया, सिपाहियों का मुख भी पीला पड़ गया, मतलब वो भी क्या हो गए? भयभीत हो गए उसके क्रोध को देख करके। तो इस तरह इस पद के अंदर आप इन बातों को लिख सकते हैं कि इस पद के अंदर कवि भूषण ने महाराज शिवाजी के पराक्रम शौर्य का वर्णन किया है तथा शत्रु पक्ष के भयभीत होने का वर्णन किया है। अर्थात इसमें उस घटना का वर्णन किया है जब महाराज शिवाजी को औरंगजेब अपने दरबार में बुलाता है और उसे उचित मान सम्मान नहीं देता है, तो महाराज शिवाजी से अपना अपमान मान करके और अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। क्लियर है? इस तरह की जो बात है यहाँ आप लोग समझते हुए चलेंगे, इसको सीख जाएंगे। और जैसा हम लोग बोलते हैं भाई व्याख्या करनी है तो विशेष टिप्पणी कैसे लिखते हैं और प्रसंग कैसे तैयार करते हैं, मैंने आपको पिछले में बता दिया कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के पाठ वीर रस के कवित से लिया गया है, और यह कवित कवि भूषण के द्वारा रचित है। इसमें कवि भूषण ने अपने काव्य नायक महाराज शिवाजी के पराक्रम शौर्य का वर्णन किया है तथा शत्रु पक्ष के भयभीत होने का वर्णन किया है। साथ ही उस घटना का वर्णन किया है जब महाराज शिवाजी को औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलाकर और उसे उचित मान सम्मान नहीं दिया था, जिसकी वजह से महाराज शिवाजी अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। क्लियर सभी को? इस तरह से आप इन चीज़ों को तैयार कर लें बच्चों, इन बातों को सीख लें और तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। तो ये दो पद आज इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा है। तीसरे नंबर का जो पद आएगा उसके अंदर महाराज शिवाजी को इस पूरे संसार का भरण पोषण करने वाला, पालन पोषण करने वाला भरतार बताया है कि कवि भूषण जो कहेंगे कि भाई कहने को तो लोग ये कहते हैं भाई पुराणों के अंदर एक दंत कथा है कि हमारी जो पृथ्वी है वो शेषनाग के फन के ऊपर टिकी हुई है। तो कह रहे हैं, कहने को तो कहते हैं कि ये पृथ्वी का भार शेषनाग ने उठा रखा है, सारी दिशाओं को हाथियों ने रोक रखा है, हिमालय ने, पर्वतों ने रोक रखा है, लेकिन वास्तव में तो ये बात है कि सारे संसार का भरण पोषण करने का जो भार है, जिम्मेदारी है, वो महाराज शिवाजी के कंधों पर है, उसकी मजबूत भुजाओं पर है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो कवि भूषण है उन्होंने अपनी आस्था के अनुसार अपने काव्य नायक शिवाजी को भगवान से भी बड़ा बताया है, ईश्वर से भी बड़ा बता दिया, और इस संसार का भरण पोषण करने वाला उसे ही कहा है, बताया है, और अच्छे से इसमें वर्णन किया है। तो हम लोग इसी तरह पढ़ते रहेंगे। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग व्याख्या करना सीख जाइए। मैं अब जितने भी वीडियो आ रहे हैं सब में एक एक व्याख्या का पैटर्न जरूर बता रहा हूँ आप लोगों को। इससे पहले जो पद पढ़ाया था उसमें मैंने आपको प्रसंग भी लिख दिया था, व्याख्या आप कर ही लेंगे, विशेष टिप्पणी भी मैंने बताई। तो इस तरीके से आप लोग, आपके पास जो भी गाइड वगैरह है उसके अंदर से प्रश्नों को तैयार करिए, समझने की कोशिश करिए और सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कीजिए ताकि आप अच्छे नंबर
अच्छे अंक प्राप्त कर सके। बहुत अच्छा अवसर है हमारे पास कि पाठ्यक्रम बहुत कम रह गया है, और अब भी अगर हम टॉप नहीं कर पाए, अगर हमारा रिजल्ट, हमारा परिणाम अच्छा नहीं बन पाया, तो फिर हमें ज़िंदगी भर मलाल रहेगा कि यार ऐसा भी एक वर्ष आया था, एक ऐसा भी परीक्षा का समय था जहां कोर्स कम था, लेकिन हमने उसमें भी तैयारी नहीं करी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और विश्वास के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, बने रहिए इसी तरह। मिलते हैं हम लोग अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।